नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम परीक्षा पे पाठशाला। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो परीक्षा पे पाठशाला में आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, जो कि आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। आज इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। वो सारे छात्र हमसे जुड़े जो ज्योग्राफी को लेकर थोड़े असमंजस में हैं। अपना एक एक सवाल हमसे पूछ सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर अभी आपको एक नंबर फ्लैश होने लगेगा, आप उस पर कॉल करके हमसे सवाल ले सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ज्योग्राफी के टीचर जुड़ चुके हैं शिरीष अग्निहोत्री जी, जो कि ब्रिज किशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ज्योग्राफी का पेपर, क्योंकि बच्चे जो है सोशल स्टडीज को लेकर के काफी चिंतित रहते, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो या ज्योग्राफी हो। ज्योग्राफी भी उनके लिए काफी टफ होती है, चाहे वो मैथ्स की बात को लेकर के हो जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में भी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी यहीं से खत्म हो जाती है। मोस्टली ये सब्जेक्ट आईसीएससी की विल से वो आपको सिर्फ 10 तक पढ़ाता है। बहुत सारे आजकल ह्यूमैनिटीज में चल रहे बड़े और जगहों पे तो वो लोग ऑप्ट भी करते हैं, बट जो आपकी एसएससी प्रिपरेशन होती है, ये सब चीज़ें होती है, तो यहाँ हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। यूपीएससी में आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और बहुत वास्ट इसका सिलेबस होता है। बिल्कुल। देखिए, बहुत आपने कहा कि बहुत वास्ट सिलेबस होता है। हालांकि 10th के बाद जब बच्चे अपनी स्ट्रीम चुन लेते हैं तो वो उन 2 क्लासेस के लिए मुझे लगता है शायद थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाता हो। लेकिन अगर हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन करें, तो ज्योग्राफी बहुत एक रोल प्ले करती है। डेफिनेटली। आप अभी कोई भी क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और किसी भी जगह का अगर आप जा रहे हो तो जहाँ आप रह रहे हो वहाँ की ज्योग्राफी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के हिसाब से वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसा वेदर आ रहा है उनको, ये सब ज्योग्राफी पे ही डिपेंड करता है। तो और उनका पहनावा, सब कुछ कहीं ना कहीं कल्चर भी ज्योग्राफी से आता है। क्या उनको अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है, सब उससे आता है। बिल्कुल। तो इस बार हम 10th के ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपने एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनके एग्जाम्स कैसे जाएंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैसे ठीक होंगे। आपसे जानना चाहूंगी इस बार किस तरीके का पैटर्न सेट होता है ज्योग्राफी के पेपर में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शंस में होते हैं? देखिए, ज्योग्राफी का जो पेपर आता है वो 2 पार्ट में आता है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 कोरोना से पहले और उसके 1 साल बाद तक सिर्फ दो क्वेश्चंस का होता था। एक टोपो शीट होती थी, एक मैप होते थे। बट अब जो धीमे धीमे एनईपी को देखते हुए और सब कुछ एक जो होता जा रहा है सिस्टम, तो इसमें एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं। तो टोपो शीट का पार्ट जो पहले 20 मार्क्स का आता था, वो अब हो गया है जाकर 10 मार्क्स का। पहला पार्ट आता है, पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन होता है टोपो शीट का, वो 10 मार्क्स का। फिर मैप आते हैं 10 मार्क्स के। फिर इसके बाद एमसीक्यू होता है 10 मार्क्स का। और पार्ट बी होता है तो वो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से सेट होते हैं। तो उन सेट में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये एक्यूमुलेट होते उधर के सेट 50 मार्क्स के, 10 मार्क्स की टोपो शीट, 10 मार्क्स का आपका मैप और 10 मार्क्स की एमसीक्यू। तो ये 80 मार्क्स हो जाते हैं। 80 मार्क्स आपके स्कूल के इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। ओके। जैसे आपने टोपो शीट की बात करी, तो क्या ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए होता है? नहीं, टोपो शीट जो होती है सिर्फ आईसीएससी में ही पढ़ाई जाती है। मतलब ये कह लीजिए कि आईसीएससी वाले को ये इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। ऑल्दो उन लोग को थोड़ा टफ लगता होगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जो एनडीए में जाना चाहते होंगे उनको समझ में आता होगा। आप कहीं खड़े होते होंगे, अगर कोई एसएससी का बच्चा है, उसने ढंग से टोपो शीट पढ़ी हुई है, तो बहुत जल्दी वो फीचर्स पहचान लेगा। तो एक जैसे एरोप्लेन से आप सफ़र कर रहे हो या चिड़िया जैसे देखती है ना, वैसे टोपो शीट देखती है ज़मीन पे कहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। ये टोपो शीट का काम होता है। ओके। तो देखिए, मैप का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। 10 नंबर, क्योंकि 80 नंबर में एक भी नंबर छूट जाना है इस टाइम पे बहुत ज्यादा खतरनाक मेरे हिसाब से होता होगा। तो वो 10 नंबर का जो मैप आता है उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करें कि वो बिल्कुल एक्यूरेट जाए? मैप और टोपो शीट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। आप बराबर उसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि हमने यहाँ लगा देंगे, ज़रा सा पॉइंट इधर से उधर हुआ, आपका मैप गलत हो जाएगा। अब वो ज्योग्राफी एक साइंस की तरह है, कुछ फैक्ट्स पे है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली लेफ्ट बैंक पे यमुना के लाई करता तो लेफ्ट बैंक पे ही मार्क होगा। अगर बच्चे ने सोचा यहाँ दिल्ली है, उसको राइट कर दिया, वो गलत हो जाएगा उसी टाइम पर।
तो जो मैप है वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और अब तो जैसे रिफाइन होके सिलेबस बहुत कम हो गया है मैप का भी। रिवर्स तो काफ़ी टाइम से 24 रिवर्स हैं, वो उनको याद ही करनी पड़ेगी, पोजीशंस याद करनी पड़ेगी। फिर सॉइल ज़रूर आता है, सॉइल से क्वेश्चन ज़रूर होगा, एक सिटी ज़रूर आएगी, उसमें एक मिनरल्स आएंगे। अब 4 ही मिनरल्स मार्क होते हैं, तो कोल का जरिया सिंहभूम आयरन के लिए, एक मुंबई हाई और डिगबोई ऑयल के लिए। इन चारों में से कुछ एक पूछेगा। फिर एक माउंटेन ज़रूर पूछेंगे, एक आपका गल्फ पूछ सकता है। तो ऐसे करके एक वाटर बॉडीज पूछेगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 82.5 डिग्री ईस्ट में एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछ लेगा। तो इनमें करके ऐसे करके 10 मार्क्स के होते हैं। और ये जिस बच्चे ने भी प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी उसको आराम से आ जाएगा। और थोड़ा सा कलर्स यूज़ करे तो और अच्छा बन के लगता है, चेक करने में आराम हो जाता है। प्लेट्यू है, प्लेन्स हैं, तो इन सबको भी थोड़ा सा कलर यूज़ करे तो वो और अच्छा उभर के आता है। तो देखिए 10 मार्क्स को आपको कैसे गेन करना है, सर ने बताया कि इस बार आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, चाहे वो सिटीज हो, सॉइल्स हो, माउंटेन्स हो, तो इस पर आपको ध्यान देना है। साथ ही अगर उसको और अट्रैक्टिव और ज्यादा नंबर गेन करने के लिए करना है तो आप उसको कलर कर नंबर गेन तो वो तो 1 मार्क्स का आप कुछ भी करोगे, लेकिन ये होता है कि हाँ साफ सुथरा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, बाकी कलर नहीं करेंगे शर्ट। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, बहुत बार नाम नहीं पूछता, मार्क एंड नेम क्वेश्चन जरूर समझे। जब 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलते हैं तो उसमें इधर उधर दोस्तों की शक्ल या कुछ नहीं, पैनिक ना हो, सारे क्वेश्चंस पढ़ें जरूर। और ये जरूर पूछें कि सिर्फ शेड करने का है। बहुत बार मार्क एंड शेड या नेम द सिटी, मान लीजिए पूछ लिए नेम द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ये तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मान लीजिए नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप क्या करोगे, दिल्ली मार्क करोगे, तो वहां पे न्यू दिल्ली लिखना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने सिर्फ न्यू दिल्ली मार्क कर दिया वो आंसर सही हो जाएगा, तब आंसर नहीं सही, क्योंकि उसमें नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया है तो नेम भी लिखना होगा। ये चीज ध्यान रखनी होगी बच्चों को। बिल्कुल, देखिए सर ने बताया कि किस तरीके से आपको मैपिंग करनी है। अगर जहां पे आपको नेम के लिए पूछा जा रहा है तो सिर्फ मार्किंग से आप काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको उसका नाम भी लिखना होगा। अगर कहीं पर शेडिंग चाहते हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर शेडिंग भी करनी होगी, तब जाकर आपको वो मेहनत से मैप के 10 मार्क्स मिलेंगे। सर एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो वो एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं, जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दी गई हो उसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, या चैप्टर बेस के अकॉर्डिंग कहीं से भी मतलब क्वेश्चन बना करके? एमसीक्यूज तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। वो 4 ऑप्शंस दे देंगे, कहीं से पूछ सकते हैं एमसीक्यूज, उसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता। और जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको एमसीक्यूज तुरंत आ जाएंगे। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो सोचेगा, लेकिन जिसने अगर चैप्टर पढ़ा होगा उसको देखते ही एमसीक्यूज आ जाएंगे। वो चैप्टर के 20 होता है, ऐसा नहीं है कि पीछे बैक एक्सरसाइज है, क्योंकि अब काउंसिल तो पेपर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक से बना नहीं रहा कि इस पब्लिशर की बुक से हमने पेपर बना दिया। तो वहां पे हम कैसे कह दें कि चैप्टर की बैक की एक्सरसाइज से आ जाएगा, पता लगा हमारा कोई और पब्लिशर चल रहा है, किसी और क्या कोई और पब्लिशर पढ़ाया जा रहा है। तो एमसीक्यूज चैप्टर के 20 से ही आते हैं, और जिसने पढ़ा होगा वो बहुत आराम से कर लेगा एमसीक्यूज। बिल्कुल, 10 मार्क्स के ही एमसीक्यूज हो गए और 10 मार्क्स के आपका मैप हो गया। टोपोलॉजी के बारे में आपने टोपो शीट के बारे में आपने बात करी, उसने आपने बोला कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन उसमें क्या कुछ आ सकता है, बहुत कुछ आइडिया? देखिए टोपो शीट से एक तो आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, जैसे जो पढ़ते हैं उसमें कुछ भी आ सकता है कि इसकी रिलेटिव डेप्थ कितनी है, रिलेटिव हाइट कितनी है, या ट्रायंगुलेटेड हाइट कितनी है, या कहाँ पे है उसको मार्क करने के लिए। उससे पहले एक क्वेश्चन होता है 4 फिगर या 6 फिगर का निकालने का तरीका होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है उससे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्वेक्शनल सिंबल्स का, कि कहीं पे हो सकता है कैनाल बना हो, कहीं पे हो सकता है टैंक बना हो, कुछ भी बना हो, उसको पहचानने का कि ये क्या चीज़ बनी हुई है उस टोपो शीट में। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है टोपो शीट का डिस्टेंस निकालने में। मान लीजिए जैसे आपसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, कानपुर से लखनऊ की दूरी पूछ ले, तो ये टोपो शीट में बताया जाता है तरीका कि इस प्लेस की दूसरी प्लेस की दूरी कैसे होती है, ये निकालने के। या फिर कभी कभार टोपो शीट कितनी बड़ी है, कितना एरिया है, तो वो भी निकालने का तरीका होता है। मोस्टली अगर पूरी टोपो शीट का एरिया पूछा जाए तो वो 10 × 10 100 स्क्वायर किलोमीटर रहता है। बट समटाइम्स तब भी बच्चों को ब्लॉक्स गिन लेने चाहिए। हम ये ज़रूर कहते हैं कि बच्चों को ब्लॉक्स गिन लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभार 10 × 9 होता है तो 90 भी हो जाता है अगर पूछा जाए। नहीं तो वो कुछ स्पेसिफिक एरिया पूछेंगे, उनको ब्लॉक्स को गिन के टोपो शीट का आंसर
निकालना होता है। फिर एक आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, या डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, मतलब मान लीजिए उन्नाव कानपुर से किस डायरेक्शन में पड़ता है, ऐसे करके उसमें भी टोपोशीट के क्वेश्चन होते हैं किस डायरेक्शन में। तो उसके लिए 8 कार्डिनियल सिस्टम यूज होता है। 8 कार्डिनियल, आप जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट फिर साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, तो ये 8 जो हमारी मेजर डायरेक्शन है सिर्फ इसी को, इसके आगे जाके हम इसको बाइफरगेट नहीं करते हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है साइड ऑफ विलेज की, विलेज अगर मान लीजिए आप देख कर बताइए ये एरिया अर्बन है कि रूरल है, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है, तो वो हमें देख के पता चलता है कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर गांव का कोई विलेज एरिया होगा तो वहाँ पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, ये सब नहीं होगा, थोड़ा सा उससे डेवलप टाउन होगा अगर, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो ट्रेड पॉसिबिलिटीज हो, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज, इन सब की चीज़ें हमारे पास आती हैं। फिर ये भी पहचानना होता है कि एरिया कल्टिवेबल है कि नहीं, अगर बहुत येलो कलर दिखाई दे तो कल्टिवेबल है, ग्रीन कलर है तो वहाँ पे जंगल हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे उसमें जो एरिया होता है हर जगह जंगल और वो नहीं है, क्या कहते हैं हमारे कल्टिवेबल लैंड नहीं है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बैरन लैंड होती है, बंजर जमीन होती है, तो वो रॉक आउट क्लॉप्स या सिंबल्स देख कर उनके जो होते हैं उनको पहचान कर हमें वहाँ लिखना होता है। फिर एक आता है ड्रेनेज पैटर्न या सेटलमेंट, किस तरीके के वहाँ पे नदियाँ बह रही हैं उनका, या फिर आ जाएगा ड्रेनेज नहीं होगा तो सेटलमेंट का आ जाएगा कि लोग घर कैसे बने हैं, दूर दूर बने हैं, पास पास बने हैं, या तो ये इससे एक सेट क्वेश्चन दोनों में से एक जा जाता है। फिर एक आता है नेचुरल या मैनमेड फीचर पहचानने को, तो ऐसे करके अब 10 मार्क्स की टोपोशीट से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये हमने इधर का सेक्शन ए जो है वो कवर कर लिया है, अब हम सेक्शन बी की तरफ मुड़ते हैं जो कि ज्यादा नंबर का है और इम्पोर्टेंट भी है। आपने कहा कि उसमें क्वेश्चंस हैं जो 5 क्वेश्चंस हमें चुनने होते हैं और करने होते हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं जो पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं? उसमें टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जनरल, तो लेकिन बेसिकली आपको उस 8 में 5 करने होंगे, और आप एक सीक्वेंस से चलिए, क्योंकि सबकी बुक में चैप्टर्स ये रहते हैं एक्सटेंड लोकेशन ऑफ इंडिया, ये चैप्टर से पूछा बहुत कम जाएगा या नहीं होता, बट ये पहला चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको पूरे इंडिया के फिजिकल फीचर्स बताता है कि कहाँ पे हिमालयाज़ है, कहाँ पे वाटर बॉडीज़ है। इसके बाद ही आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करोगे कि हाँ हमें पता लगा ऊपर हमारे हिमालयाज़ है, नीचे हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, ये नदियाँ इस तरफ बहती हैं, ये तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट से अरावलीज हैं। जब हमको ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो फिर हम जब अगले चैप्टर आते हैं, जो सबसे मेन चैप्टर होता है मैं मानता हूँ वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट पढ़ना आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितना हम पढ़ाते आ रहे हैं कम ज़्यादा ज्योग्राफी इसी पे पूरी डिपेंड रहती है। ये डिपेंड करता है और ये पूरे फैक्ट्स पे होता है कि क्लाइमेट आपका क्यों चेंज होगा, जहाँ सन जाएगा, मूवमेंट ऑफ द सन, रोटेशन रेवोल्यूशन, जहाँ सन जाएगा वहाँ हीट होगी, और ये साइंस पीछे पीछे चलती रहती है। तो हमें क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट से, और ये हम जो बच्चे सुन रहे हैं मुझको, मैं उनसे कहूँगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक चैप्टर से 10 मार्क्स आपके कवर होते हैं। सेकंड आपका आता है सॉइल। सॉइल आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। सॉइल बहुत इजी है, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है। सॉइल से उसमें क्रॉप्स कौन से सपोर्ट करता है, कहाँ मिलता है, और किस क्या उसकी क्या कहते हैं, किस चीज़ में वो क्वालिटी है सॉइल की, ये आपको बताता है। तो सेकंड चैप्टर सॉइल, इससे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिर एक आता है नेचुरल वेजिटेशन। ये भी पढ़ना ठीक है, मतलब चैप्टर बहुत कठिन नहीं है। थोड़े से इसके स्पीशीज़ याद कर लीजिए, 4-5 तरीके के नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में पाए जाते हैं, वो याद कर लीजिए, स्पीशीज़ याद कर लीजिए, और किस यूज़ आते हैं वो पेड़। तो ये साथ साथ आपके MCQs भी तैयार करते हुए जा रहा है, और इसके साथ साथ आपका आगे का भी काम होता जा रहा है कि वो चैप्टर, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका एक वाटर रिसोर्सेज। ये एक चैप्टर भी आपका 10 मार्क्स का रहता है। आप इसको तैयार करके चलिए, और इंडिया के जो वाटर बॉडीज़ हैं, कहाँ पे वाटर रिसोर्सेज जो हमारे, ये इसके बारे में थोड़ा बहुत बताकर आगे वाटर रिसोर्सेज बढ़ता है। फिर एक जो हमारा अगला आता है
वो आता है, हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट या मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। दोनों ही इजी चैप्टर्स होते हैं, इनको ज़रूर, तो अगर आप इतने चैप्टर कर लें, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरलाइजेशन, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट, आपने 6 चैप्टर तैयार करें। एक आप एक्स्ट्रा ही तैयार करके जा रहे हो ताकि आपको अगर कहीं लगे गलत हो जाएगा या मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या आप एक नॉर्मल दूसरी तरफ भी सोच सकते हो। फिर एक इसमें यूनिट होती है एग्रीकल्चर की। ये 3 चैप्टर से बनकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छा है, उसको तैयार करिए, उससे 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तब 10 मार्क्स के बनते हैं। और दूसरा आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये 2 चैप्टर से बन के 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल, जो सर आप लगातार चैप्टर्स बता रहे हैं कि मैं किन किन चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, सबसे ज्यादा कठिन बच्चों को कौन सा लगता है? आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कई साल से आप इस सब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि हर बार बच्चों को कौन से ऐसे एक चैप्टर है जिस पर प्रॉब्लम आती ही आती है? बच्चों को जो हमें सबसे ज़्यादा लगता है वो स्टार्टिंग में ही क्लाइमेट नहीं पढ़ते। जिन्होंने क्लाइमेट पढ़ लिया उनके लिए ज्योग्राफी आसान होती जाती है, और जो क्लाइमेट नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ही ज्योग्राफी कठिन होती जाती है। चैप्टर्स सारे इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, लेकिन स्टार्टिंग से जब आपने पढ़ लिया है ये चैप्टर्स, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो देखिए सर ने बताया कि किस तरीके से हमें अपनी चीज़ों को तैयार करना है। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब सेशन स्टार्ट होता है तो उनके लिए 10th मतलब अप्रैल से लेकर फेब तक बहुत ही अच्छे से, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम बाकी है, फिर वो टाइम खत्म होते होते फरवरी आ जाता है और फिर एडमिट कार्ड मिल जाता है। ऐसे बच्चों के लिए प्रिपरेशन के लिए आप क्या एक ट्रिक बताना चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट वाले बच्चे पढ़ करके कौन सी मतलब अच्छे स्कोर कर सकते हैं? देखिए मेरा मानना है लास्ट में पढ़ के अच्छा आप स्कोर नहीं कर सकते, सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट में पढ़ के आप सोचें कि 80-90 आ जाए तो हो सकता है कि ऊपर वाली की बहुत मेहरबानी हो जाए तो आ जाए या आपको कुछ देखने को मिल जाए। फिर मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा 10 ईयर्स उठा ले। जो बैक पेपर्स होते हैं वो 10 ईयर्स उठा ले, तो 10 ईयर्स में आपको रिपीट क्वेश्चन पैटर्न मिलता रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद टोपो शीट आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप उस 10 ईयर्स पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन पता चल जाएंगे कैसे माने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप लाइव वहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो वहाँ पे आपको खुद को आंसर निकालना होगा। तो वो प्रैक्टिस से, मैप प्रैक्टिस से ही आ सकता। हाँ, क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, वो एक पैटर्न्स होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस वो मिल सकते हैं, वो तो आप 10 ईयर से, और वो तो पढ़ने वाले भी बच्चों को देखना चाहिए, ना पढ़ने वाले तो ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं उसमें। लेकिन फिर भी आप ये 4-5 चैप्टर तैयार कर लीजिए तो बहुत कुछ आपके निकलने का हो जाएगा। देखिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी जो है एजुकेशन में बहुत सारी स्कीम्स चेंज की हैं, मतलब सिलेबस में कुछ ऐड किया है, कुछ हटा दिया गया है। कोरोना के बाद से काफ़ी चीज़ें में चेंजमेंट देखा गया है। इस बार क्या आईसीएसई में क्या लगता है, क्या चीज़ें ऐड हुई हैं या कुछ ऐसा है जो हटाया गया है पिछले साल के मुताबिक? अब एक तो वो आईसीएसई अपने हिसाब से चेंजमेंट करता रहता है, कोई चैप्टर्स उन्होंने कम नहीं करे, कुछ ज़्यादा नहीं करे। अब एक आधा होता है कि बहुत साल से मैप में जैसे चल रहा होता तो वो कुछ निकाल देते, कुछ एक आधी चीज़ ऐड कर देते। तो कुछ ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक अभी ऐड और माइनस नहीं करा, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस उन्होंने वैसे ही बहुत कम कर दिया है पहले से। और उसमें भी आप समझिए, अगर आप कोई 5 चैप्टर तैयार करके चला जाए, 50 नंबर आ जाए अगर उसने ढंग से पढ़ ली है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लेकिन वो भी उसने बाय दिल से पढ़ ली हो ढंग से, कि उन चैप्टर से कुछ पूछ लो तो कहीं नहीं जाना है, तो उतने मार्क्स आ जाने हैं। तो अब इससे ज़्यादा आसान आपको क्या चाहिए। देखिए एक जो लगातार हम अपने परीक्षा पे पाठशाला पे एक सवाल करते हैं वो है हैंड राइटिंग को लेकर के। हैंड राइटिंग का कितना बड़ा आप रोल समझते हैं? हैंड राइटिंग का रोल रहता है, लेकिन इसका मार्क्स पे असर नहीं पड़ता। हैंड राइटिंग डेफिनेटली, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, अगर आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हो तो उससे क्या होता है कि आपका पेपर बहुत कम टाइम पे चेक होता है, और जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, ठीक है, उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो देखता है, तुरंत देता है और मार्क्स दे के चला जाता है। आप अंडरलाइन करके चल रहे हो कीवर्ड्स, तो उसको लगता है हाँ बच्चा पढ़ने वाला अच्छा है, ठीक है, उसको पता है कि आंसर में क्या पूछा गया। और ज्योग्राफी में कभी भी बहुत बड़े आंसर्स और ये सब नहीं पूछे जाते, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। बहुत मैक्सिमम कोई आप आंसर लिखोगे ज्योग्राफी में तो मेरे ख्याल से 3 से 4 लाइन बड़ा आंसर लिखोगे,
क्योंकि उसका एक पैटर्न भाई 3 पार्ट 1 का हो क्या, पार्ट 2 का एक पैटर्न होता है 2 2 3 3 3, 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए उसके हर सेट का। तो उसमें कोई बहुत बड़े आंसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो भी डेफिनेटली एक साइंस आप लिख रहे हो तो साइंस में क्या होता है, एक काइंड ऑफ साइंस है, तो उसमें बस टू द पॉइंट, ये इस वजह से यहाँ है, ये होना चाहिए, नो इफ नो बट, तो आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। और रही बात हैंड राइटिंग की, तो हैंड राइटिंग कोई बहुत मायने नहीं रखती है, बट हाँ ये तो है कि अगर बहुत अच्छा साफ लिखा होता है तो थोड़ा करेक्शंस आसान पड़ जाता है, नहीं लिखा होता है तो ढूंढ के लिखना होता है। बट हमें बच्चों के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, हमें मार्क्स उनको देने हैं, क्योंकि कानून भी और वैसे भी ये नहीं, अब उसको पता है हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है तो वो एक गुनाह नहीं है उसका, तो हमें मार्क्स देने हैं अगर उसने सही आंसर लिखा है। तो देखिए, आप इस समय जब बोर्ड्स की चिंता कर रहे हैं तो ज्योग्राफी को लेकर के और ऑल ओवर राइटिंग की चिंता आप ना करें। सर ने, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और कॉपी चेकिंग के लिए भी जाते, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एक प्रेशर भी होता है और हम चाहते भी हैं कि बच्चे ने अगर लिखा है, अगर उसकी हैंड राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिखना बहुत प्रॉपर है। जैसे कि जब हम अपने स्कूल टाइम पे थे तो टीचर्स हमेशा एक बात जरूर बोलते थे कि आप अपने हेडिंग्स को याद रखिए, कंटेंट पे थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, लेकिन आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए, जो सब हेडिंग्स होनी चाहिए, वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत सटीक होनी चाहिए। अगर वो आपकी, अगर 5 फंक्शंस पूछे गए तो वो 5 फंक्शंस अगर आपने प्रॉपर उसकी कीवर्ड्स लिख दिए तो आपको डेफिनेटली कीवर्ड्स लिख दिए। और बहुत बार जो एक बच्चों की एक मिस्टेक होती है, वो नंबरिंग गलत उतार लेते हैं, तो फिर वो एग्जामिनर के हाथ में है कि मार्क्स दे कि ना दे। ये फिर आप नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि आपने अगर थर्ड का ए आंसर लिखना था और थर्ड का डी लिख दिया और वहां लिखा है, तो फिर सारे मार्क्स एग्जामिनर के हाथ में है कि वो चाहे तो फिर वो मार्क्स दे और चाहे तो फिर वो मार्क्स ना दे। तो नंबरिंग जो पेपर है वो बहुत अच्छे से उतारे। और फिर मैं कहूँगा जो 15 मिनट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, गो थ्रू द पेपर, जो आपको आता है तुरंत आप सबसे पहले उससे चालू कर दीजिए। और ज्योग्राफी का पेपर सिर्फ 1.5 घंटे में हो जाता है, मिलते 2 घंटे, 1.5 घंटे में पेपर हो सकता है जिसको आता है। आप पहले 20 मार्क्स की टोपो शीट होती थी तो हम 20 मार्क्स मांगते, इस समय टोपो शीट 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स 10 मिनट्स आपके टोपो शीट के लिए, 10 मिनट्स आपके मैप के लिए, और 10 ही मिनट्स आप एमसीक्यू के लिए। वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो राइट आंसर होगा वो आपको तुरंत पता होगा। 30 मिनट्स ये हो गए। सेट बी के जो 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उसके लिए हम मान के चलते हैं 1 आवर बहुत है, लेकिन उसमें भी 1 आवर से हम 15 मिनट और ले लेते हैं, तो मान लीजिए 1.5 आवर, तब भी आपके पास 15 मिनट मिलेंगे। तो पेपर बहुत, जितना पूछा गया उतना लिखे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत स्टोरीज लिख दे रहे हैं और बहुत आगे का ऐड करते रहे, वो नहीं, जो पूछा गया, और वो तभी आप लिख पाओगे जब आप ढंग से बैठ के काम हो के क्वेश्चन सोचोगे कि पूछा क्या गया। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ डिमांड कर रहा होता है और बच्चा उसको समझ के कुछ और लिख देता है, तो बहुत काम होके क्वेश्चन पेपर पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम समझिए जैसे आपके होम एग्जामिनेशन है। इसी वजह से आईसीएसई में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है कि बच्चों को होम सेंटर्स मिलते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, टीचर्स और वो सब बाहर के होते हैं, विजिलेटर एंड सुपरवाइजर्स, बट आपके वहाँ रहते हैं, तो आप काम होकर ऐसा समझा करिए कि अपने, और क्वेश्चंस बहुत ढंग से पढ़िए, बस ये कहना है। बिल्कुल। देखिए, आईसीएसई और आईसीए बच्चे वाले जो स्कूल में, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनको एक बहुत बड़ी सहूलियत ये जरूर मिलती है कि वो अपने स्कूल में ही मौजूद रह के पेपर्स देते हैं। हालांकि जो टीचर्स होते हैं वो जरूर बाहर के होते हैं, लेकिन अपने घर जैसा ही महसूस कर सकते हैं बच्चे। लेकिन ये अदर जो सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड हैं, उनको ये सुविधा नहीं है, इसलिए आईसीएसई वाले ये बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि उनको कहीं बाहर जाना है या कोई खौफ उनके अंदर है, और ना ही किसी प्रकार की एंजाइटी ले। देखिए, जब बच्चे 10th का पेपर देने जाते हैं तो घर पे भी एक ऐसी तैयारी होती है, सुबह सुबह उठ करके जल्दी से पूजा करना, उसके बाद जो है पेरेंट्स भी रेडी रहते हैं कि आज 10th है, तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर कहाँ तक ठीक है। अब प्रेशर क्या कहे, ये हर जगह हमारी सोसाइटी में सब कुछ है, लेकिन धीमे धीमे जब आज की जनरेशन इतनी आगे बढ़ रही है, ठीक है, हम जिनको जेनजी कहलाते हैं ना ये लोग, तो जेनजी कहले तो इतने उनको किसी बात की चिंता नहीं होती, तो प्रेशर इससे भी नहीं लेना, ठीक है। आप अंदर पहुंचो, ना भी आता बहुत कूल माइंड से अंदर जाना कि हमको सब आता है, ऐसे बस बैठे जाके हम पेपर देने के लिए, ठीक है। और जब आप देखोगे अगर साल भर भी कुछ तो सुनते सुनते कानों में पड़ा होता है
तो आपको धीमे धीमे आंसर आने लगेंगे। आप पैनिक होने लगोगे, इसका आंसर देख लो, उसका आंसर देख ले। तो उसमें बहुत बार ये होता है कि आपका फिर पेपर भी छूट रहा होता है और आप देख भी नहीं पाते हो। तो सबसे पहले काम होकर कि हमको सब आता है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। जब नहीं आता है, कुछ नहीं हो पा रहा है, जब हम पूरा पेपर कर ले, तब अगर कहीं भाई मौका मिल गया तो देख लीजिए, नहीं तो जमा कर लीजिए। पैनिक होंगे तो जो आता है वो भी खराब कर दोगे। और घर वालों की किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब घर वालों को भी टेंशन लेने की नहीं, क्योंकि बेमतलब में बच्चे भी पैनिक होकर जाता है और वो एक सिंपल पेपर ही दे रहा है। तो जो आपने अपने 9th में, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स में करते हुए आ रहे हो, पढ़ के आ रहे हो, तो वैसे ये कि पेपर है, बस आपके स्कूल के टीचर ने पेपर नहीं बनाया, बाहर से पेपर आ रहा है, बस इतना ही सा फर्क है। आंसर्स आप वैसे ही लिख लो, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। देखिए सर, जब आप ये सारी बातें बोल रहे हैं तो मुझे लगता है जो घर पर बैठे बच्चे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि सर आज तो बड़े काम होके बात कर रहे हैं, लेकिन क्लास में तो डराते रहते हैं। देखिए, क्लास में डराना, अगर हम बच्चे से नहीं डराएंगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, जो घर में बच्चे सोच रहे हैं। अब पढ़ने वाला बच्चा तो अपने आप पढ़ेगा, लेकिन हमें उसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता। तो हम लोग की कोशिश ये होती है कि मिनिमम तो उसको आ जाए कि ताकि हाँ वो पास हो जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा डर ही सही, लेकिन डराना जरूरी होता है। बाकी एग्जाम के टाइम पे कूल रहना चाहिए, कोई डर नहीं। हम तो जब बच्चे पेपर देने भी आ रहे हैं तो ठीक है, अब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, आराम से जाओ अंदर। देखिए सर, मैं उन बच्चों को थोड़ा सा चाहूंगी आप उनको गाइड करें जो बच्चे कुछ भी तैयार करके या बहुत ज्यादा तैयार करके नहीं गए हैं, वो कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट करें कि उनके एक पासिंग मार्क्स की लाइन तक वो पहुंच जाएं। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो वो पिक करें, उनके लिए इजी हो और वो पास हो जाएं? जो पढ़ के नहीं गए हैं तो डेफिनेटली टोपोशीट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बेसिक्स बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है। अगर फॉर्मूला आता है तो मैथ्स आपकी से सॉल्व होगी, नहीं आता है फॉर्मूला तो मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं होगी। लमसम यही हाल टोपोशीट का रहता है। बट मैप आप कर सकते हो। 10 सिटीज़ हैं, याद कर लो। 24 रिवर्स हैं, याद कर लो। मिनरल्स 4 हैं, याद कर लो। एक क्वेश्चन आना ही है मिनरल्स से। 2 लेक हैं, वूलर या चिल्का, दोनों में से एक याद करके चाहिए, एक ना एक आएगी। अब कुछ और पेपर सेट हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतनी आसान चीज़ें हैं जो मैप आराम से आपके 10 में हम कह रहे 8, 10, 7, 8 मार्क्स भी ला देगा। फिर मेन के लिए आपको चैप्टर्स पढ़ने ही हैं। अब अगर आपने 5 चैप्टर भी पढ़ लिए, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल, वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स या ट्रांसपोर्टेशन, तो इतने ही आपके एमसीक्यूज तो तैयार हो ही रहे हैं। 5-6 अगर इनसे आ जाते हैं तो 5-6 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आ जा रहे हैं। तो इतना मिनिमम तो याद करके जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो 2-3 चैप्टर तो आप तैयार करके जाइए कि 30 मार्क्स तो आ ही जाए भाई। बिल्कुल। सोशल स्टडीज की बात करें तो 2 और पार्ट होते हैं सोशल स्टडीज के, एक होता है हिस्ट्री और दूसरा होता है सिविक्स। तो देखिए, जितना हमें इम्पोर्टेंस ज्योग्राफी को देना है उतना सिविक्स और हिस्ट्री को भी देना है। हाँ, कंबाइंड मार्क्स आते हैं हिस्ट्री सिविक्स को और ज्योग्राफी को। ये एससीजी पेपर 2 होता है, वो एससीजी पेपर 1 होता है। तो ये कंबाइंड मार्क्स आते हैं, बट लास्ट ईयर से काउंसिल डिवाइड करके भी मार्क्स देने लगी है पर सब्जेक्ट में कितना है। लेकिन हाँ, सोशल स्टडीज में एसएससी में HSC में एक ही साथ आते हैं मार्क्स, तो वो भी देखना है। अब जो पढ़ रहे वाले बच्चे दोनों अच्छी होंगी, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो लमसम एक ही ऐसे उनके मार्क्स आने। कुछ अलग इंटरेस्ट हो जाता है कि हाँ हिस्ट्री सिविक्स नहीं समझ आ रही, ज्योग्राफी बहुत अच्छी लग रही, कुछ को हिस्ट्री सिविक्स बहुत अच्छी लगती है और ज्योग्राफी कठिन लगती है, मन नहीं लगता पढ़ने में। तो ये कुछ उनके बेसिक्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ते हुए चीज़ें आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा डिपेंड आ जाता है। दूसरा, उसमें भी सिविक्स पोर्शन इजी होता है, तो हमें लगता है कि कम से कम वो तो तैयार कर ले, तो जो पास होने वाले बच्चे हैं तो वो निकल जाएंगे। सर, जैसे आपने बताया कि सिविक्स इजी पार्ट है, और थोड़ा सा अगर मतलब वजन दे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है। अब हिस्ट्री टफ नहीं हो जाता है, बट ये है कि उसके अलग पैटर्न्स और तैयार कराने का तरीका होता है जिसको मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं है। हाँ, बट मैं ये कहूँगा, ये नहीं है कि हमको आती ज्योग्राफी या हम टीचर हैं तो हम कह रहे ज्योग्राफी इजी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करे अगर बच्चा, तो ज्योग्राफी समझी आ सकती है। इतनी कठिन ऐसी चीज़ नहीं है ज्योग्राफी कि वो समझी ना जा सके।
तो देखिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है और ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करनी है सर आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि अभी ज्योग्राफी के पेपर में एक समय बचा हुआ है। तो अभी भी आप कई चीजों पर ध्यान दे सकते हैं और सही चीजों को अभी भी पकड़ करके उसकी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और साथ हम आपसे लगातार यही करेंगे कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, जो आपकी मार्कशीट बनने वाली है, वो आपका आने वाला फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगी, लेकिन हाँ एक बेस तैयार करेगी जिस पर आपको वर्क करना है, मेहनत करनी है और आगे की क्लास में पहुंचना है। तो देखिए सर, मैंने जैसे कहा कि कहते हैं ना, मार्क्स जस्ट अ नंबर। हाँ, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, बहुत हद तक बात ये मैं मानता हूँ, बट अगर वो मार्क्स लाने के लिए मेहनत करी गई है, देन दोज आर ग्रेटर देन नंबर। वो नंबर से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। एक रिस्पेक्ट आपको अपने आप दिलाती है, आपको बहुत चीज़ें आती हैं, आपको ये पता है कि जुलाई के बाद हमारा मानसून आ रहा है, विंटर्स में बारिश हो रही है, हमारी फसलें किस पे डिपेंड करती हैं, बहुत कुछ आपको सामाजिक जानकारी। ऐसा नहीं है कि ये गांव वालों को और इनको नहीं पता होता, ये उनको भी पता होता है, वो अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ये है कि आप इवोल्यूशन आपका और अंदर होता है। मार्क्स नंबर एक जस्ट होते हैं मार्क्स, बट बहुत बार ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं जानना चाहूंगी कि ज्योग्राफी के पेपर में और कौन सी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे कि हम प्रॉपर स्कोर, जैसे कि हम सुनते हैं किसी के 80 आउट ऑफ 80 आए, तो क्या सर कितने हद तक ये चीज़ पॉसिबल है कि कोई बच्चा कुछ भी पेपर में गलत ना कर रहा हो? पॉसिबल है, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 इस वजह से पॉसिबल है, ये कोई इंग्लिश का या हिंदी का पेपर नहीं है कि बच्चे ने जब लिख रहा है तो उसको मार्क्स स्कोर करना कठिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई एरर करके चला जाए, या वो चीज़ वो कंटेंट नहीं लिख पा रहा है और लिखना। यहाँ तो सिंपल साइंस चल रही है, अ काइंड ऑफ साइंस है, वो आता ये BA MA के अंडर में है, लेकिन अर्थ रोटेट हो रही है, पूरी ज्योग्राफी मोस्टली उस पर डिपेंड कर रही है, बारिश उस पर डिपेंड कर रही है, मूवमेंट ऑफ सन आपका उस पर डिपेंड कर रहा है, और सन पे कहीं सन है तो उसके पीछे बारिश होगी जाके, और जहाँ सन जाएगा वहाँ एयर प्रेशर लो होगा तो विंड डायरेक्शन बदलेंगे, और सब कुछ मोस्टली इन्हीं पर डिपेंड होता है जाकर। अब ये जो बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, सिर्फ हम इतनी नहीं, बाकी उसके क्लियर हैं डाउट्स, तो वो स्कोर करना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। उस पर आपने जितना पूछा, क्या क्वेश्चन में उतना आंसर लिख दिया। आपको ट्रिक्स पता है कि साउथ वेस्ट मानसून में हमारे वेस्टर्न कोस्ट को बारिश मिलती है और रिट्रीटिंग मानसून से हमारे ईस्टर्न कोस्ट को बारिश मिलती है। अब इसका ही 3 मार्क्स का एक टेबल आती है, तो जिस बच्चे ने ये पता है, इतना याद करके गया कि साउथ वेस्ट मानसून हमारी मोस्टली वेस्टर्न घाट्स को या वेस्टर्न साइड को बारिश देती है, उससे अगर क्वेश्चन आता है तो वो बहुत आराम से कर लेता है। हमारा नॉर्थ इंडिया में अगर कोई प्लेस लाई कर रही है तो वो उसका जनवरी और दिसंबर का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे रहेगा, नहीं अगर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो साउथ इंडिया की जगह है वो। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हम लोग बताते सिखाते हैं, और जिसको ये चीज़ पता है वो आराम से स्कोर करेगा, ऐसा नहीं है। अब ये उसकी कंसंट्रेशन पावर है ना, कि उसने क्लास में कितना अच्छा सुना, और नहीं भी सुना तो उसने 10 बार जाके अपने टीचर से पूछा या जाकर क्यों नहीं आ रहा। हमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई ये नहीं पूछता कि उसको आ गया, हमको क्यों नहीं आया। बच्चों के अंदर ये होनी चाहिए आदत, जैसे हर चीज़ में सवाल पूछते हैं क्यों, तो उसमें पूछना चाहिए क्यों नहीं आया। 20 बार पूछो जाके टीचर से, और टीचर को बताना चाहिए। तो जहाँ वो बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं वहाँ स्कोर करना 80 आउट ऑफ 80 मुश्किल नहीं होता है। देखिए सर, आजकल हम देखते हैं कि टीचर्स से पूछने के बजाय बच्चे इंटरनेट पे पढ़ने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है कि आपको क्लियरिटी उसमें प्रॉपर हो जाती मिलती है? इंटरनेट नहीं, फिर आप अपना वो यूज़ करिए, डेस्कटॉप यूज़ करिए। मोबाइल पे इंटरनेट हम इस वजह से नहीं मानते क्योंकि आज भी हम लोग भी अवॉइड करते हैं। अगर आपने मोबाइल खोला पढ़ते समय एक चीज़ देखने के लिए कि इसका फैक्ट या आंसर क्या है, गूगल करा आपने, फिर आपकी नज़र जाती है ऊपर के जो मैसेजेस पढ़े होते हैं, और जो आप पढ़ने चलते हो 2 घंटा आप टाइम लिमिट सेट करके पढ़ने चले हो, ठीक है, वो 15 ही मिनट रह जाती है। फिर उसके बाद मैसेज देख लिया, अब रिप्लाई करने लगे, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट होने लगे, वो साइड खुल गई, या गेम खेल लिया, बोर होने लगे। तो ये बहुत होता है। इस वजह से मैं नहीं, जितने पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर आज तक बने हैं, अभी हैं, कोई मोस्टली उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के
आपको मीनिंग देखनी है, आज भी डिक्शनरी रखा करिए। हम खुद अपनी क्लास में बोलते हैं बच्चों से, डिक्शनरी लेके चला करो। अंडरलाइन करिए, जब बच्चा पढ़ा रहा, टीचर पढ़ा रहा है, आप पेंसिल हाथ में लिए रहें, आप वो मीनिंग बताएगा, आप वहीं नोट डाउन कर लीजिए। एक आदत अपनी इनकलकेट कर लीजिए कि हाथ में पेंसिल होनी चाहिए जब क्लास में पढ़ रहे हैं। तो टीचर ने मीनिंग बताई, आपने वहीं लिख ली, आपको डिक्शनरी भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर सेकंड में डिक्शनरी की आदत नहीं, क्योंकि गूगल कर ले। और जहां आपने मोबाइल उठाया वहां टाइम वेस्ट आपका होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये और बहुत अगर ज़रूरी है कि हाँ हमें पढ़ना ही है, तो फिर आप डेस्कटॉप पे देखिए, तो कम से कम और 4 लोग देखेंगे तो आप तुरंत बंद कर दोगे। तो ये एक चीज़ें होती हैं जो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, कहने के लिए पढ़ाई होती है इंटरनेट, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा कर देता है। तो हमें अपने बेसिक्स पे रहना चाहिए और इनका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस एडवांस जनरेशन को सर आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे उनके एग्जाम्स के लिए? चलते चलते बस आपसे यही पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से मोटिवेट बच्चों को रहना चाहिए, इस टाइम रिलैक्स रहना चाहिए, और पेपर के एक दिन पहले कितना पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, या बस अब पढ़ लिया जितना पढ़ना था ये सोच करके रिलैक्स होना चाहिए? देखिए, अगर सच में देखा जाए तो बच्चे को पता होता है उसको रिलैक्स कब होना। जो पैनिक हो रहा होगा उसने हो सकता सब कुछ पढ़ा हो, उसके बाद भी वो पैनिक हो रहा हो कि ये छूट गया वो छूट गया। ठीक है, थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस विश्वास रखना चाहिए। और जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे करने, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आप अंदर कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं लेकर जा रहे हो, बहुत बार आंसर आते आते भी छूट जाता है, या हमने कहा 3 से 4 मार्क्स से ज़्यादा आंसर नहीं लिखा जाता ज्योग्राफी में। आप बहुत पैनिक होंगे तो आप सोचोगे लाओ ये भी लिख दे, ये भी लिख दे, तो जितना पूछा नहीं गया उससे ज़्यादा आप लिखने लगोगे और आपका पेपर छूटने लगेगा। तो एक सेट है कि आप आंसर, हम तभी बोल रहे कि 15 मिनट जो क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं उसमें सोचे बैठ के इसका आंसर ये होगा, बस इतना ही लिखना। ये पूछा क्या, 3 पॉइंट्स पूछेंगे, जरूरी नहीं 6 पॉइंट्स लिख दे। अगर जब आपको मालूम हमें 3 पॉइंट्स चाहिए तो हम 6 पॉइंट्स लिख के क्या कर देंगे, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उस 3 में अगला आंसर यूज कर लोगे। तो पैनिक तो नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। पैनिक होने से चीजें और खराब होने लगती हैं। पढ़ा है तब तो बिल्कुल भी नहीं पैनिक, और नहीं पढ़ा है तब भी कूल माइंड से जाओ। तो बहुत बार क्वेश्चंस पढ़ने के बाद याद आ जाता है कि हाँ सर ने या मैम ने क्लास में ये चीजें पढ़ाई थी, तो हम इसका आंसर ये होगा। और जब आप लिख कर आओगे तो थोड़ा बहुत भी अगर मिलता होता है तो मार्क्स दे दिए जाते हैं कि हाँ बच्चों को कुछ तो आता है ना आने से। तो देखिए किस तरीके से आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। सर ने बताया कि जो 15 मिनट होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं आपके लिए। आपको अपना पूरा पेपर रीड आउट करना है, उस 80 नंबर के पेपर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। सेक्शन ए सेक्शन बी को किस तरीके से, अगर आप चाहते हैं सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट करना तो आप उसके पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, या तो अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पूरे, यानी कि जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो नंबरिंग का बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। थोड़ा बहुत अपनी राइटिंग का भी ध्यान दे लें, और कीवर्ड्स को अगर आप प्रॉपर अंडरलाइन करते हैं, मैप में आप अच्छी शेडिंग करते हैं, कलर यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके पेपर को और अट्रैक्टिव बनाएंगी और अच्छे मार्क्स गेन करने में मदद जरूर करेंगी। तो हम फिर से आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। लगातार परीक्षा पे पाठशाला का हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। कल नए सब्जेक्ट के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्री सर हमारे बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। तो सर ने बेस्ट ऑफ लक बोला है और हम भी लगातार आपसे यही कहेंगे बेस्ट ऑफ लक। बिना पैनिक होकर अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज। नमस्कार।